हेलो छात्रों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आपका 11वीं की इकोनॉमिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता, हम कुछ पिछले टॉपिक लेसन नंबर 2 के कर रहे हैं, आंकड़ों के संकलन। तो आंकड़ों के संकलन में हम पहले स्रोत किए थे। नंबर 1 में आंकड़ों के स्रोत किए थे, नंबर 2 में संकलन की विधियां की। और संकलन की विधियों में आपने 2 विधियां कल पढ़ चुके हैं, कल की वीडियो में आपने पढ़े थे। और तीसरी विधि हमारी है, आज हम तीसरी विधि कर रहे हैं और ये हमारी चौथी विधि है। तीसरी विधि क्या? हमारी स्थानीय संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति या संग्रह, यानी स्थानीय संवाददाताओं से हम कैसे सूचना इकट्ठे करते हैं। आंकड़ों को संकलन करने के लिए, आंकड़ों को संग्रहण करने के लिए हम क्या करते हैं? अनुसंधानकर्ता द्वारा संवाददाताओं की नियुक्ति की जाती है, स्थानीय लोग। क्यों? क्योंकि जो लोग जहाँ के होते हैं वो वहाँ की भाषा में, वहाँ के इन्वायरमेंट के हिसाब से, वहाँ के लोगों के हिसाब से, उनकी संस्कृति से परिचित होते हैं और वे उस हिसाब से वहाँ के सही आंकड़े हमें दे सकते हैं। तो ये वहाँ हर एरिया में अलग अलग जगह पर संवाददाता कुछ एजेंटों को नियुक्त कर देते हैं अपने, और उनके जरिए से वे सूचनाएं इकट्ठी करते हैं और वे आंकड़े हमें एकत्रित करके भेजते हैं। ये जो स्थानीय एजेंट होते हैं वे अपने अपने तरीके से आंकड़ों को इकट्ठे करते हैं। क्या करते हैं? वो अपने अपने तरीके से आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। जबकि प्रश्नावली अनुसूचियों के माध्यम से सूचना प्राप्ति या संग्रह कैसे करते हैं, उसके लिए 2 विधि हो सकती है, एक डाक विधि, एक गणक विधि। नंबर 1 डाक विधि, नंबर 2 गणक विधि। प्रश्नावली में यहाँ स्थानीय संवाददाताओं ने एजेंट नियुक्त किए थे। एजेंटों के जरिए से नियुक्त करके उनके जरिए से खबरें इकट्ठी ली जाती थी, या हमारे आंकड़े थे वे इकट्ठे किए जाते थे, लिए जाते थे। यहाँ प्रश्नावली अनुसूचियों के माध्यम से प्रश्नावली तैयार की जाती है और उन प्रश्नावलियों के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नावली जितने जो हमें सूचना चाहिए, जो हमें आंकड़े चाहिए, उनको एक प्रश्न पत्र बना लिया जाता है। प्रश्न पत्र से हम उनसे सूचना पूछते हैं। ये डाक विधि क्या होती है? जो प्रश्न हमने बनाए हैं उन प्रश्नों को संग्रहित करके, इकट्ठा करके हम किसी लिफाफे में डालकर डाक विधि से लोगों के पास भेज देते हैं और वो इसका जवाब देते हैं। उन्हें जवाब देने की हम प्रार्थना करते हैं। गणक या अनुसूची विधि में डाक द्वारा न भेज करके अपना कोई गणक नियुक्त करके हम उसको भेजते हैं और उसको एक प्रश्नावली दे देते हैं। उस प्रश्नावली का वो खुद उत्तर लिखता है, पूछ करके उनसे उत्तर लिख लेता है या उनसे लिखवा लेता है। तो इनमें जो हमारी पहली या तीसरी विधि है, ये कहाँ कामयाब है, कहाँ कौन से एरिया में ठीक है? नंबर 1 तो निरंतर आंकड़े, जहां हमें जिस क्षेत्र में है निरंतर आंकड़े चाहे जरूरत पड़ती रहती है, वहां पर जहां निरंतर आंकड़ों की आवश्यकता होती रहती है, वहां पर ये बड़ी उपयुक्त है। जैसे पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन आदि में जो हम आंकड़े देखते हैं उनके लिए। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना में एक व्यक्ति तो हर जगह से आंकड़े इकट्ठे नहीं कर सकता। उसको आंकड़े इकट्ठे करने के लिए क्या करेगा? वो हर क्षेत्र में अपने अपने एजेंट नियुक्त कर देगा। जैसे कि भारत में कोविड के दौरान कितने लोग कोरोना से ग्रस्त हुए, इन आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए एक आदमी के लिए बड़ा दुर्लभ काम है। वो क्या करेगा कि हर क्षेत्र में अपने अपने वहीं के स्थानीय लोगों को एजेंट बना देगा और एजेंट बना करके उनके माध्यम से आंकड़े इकट्ठे करके, एकत्रित करके, कलेक्टेड करके फिर हमें भेज देगा। उनको कंसोलिडेट करके हमारे पास आके भेज देंगे। तो इस प्रकार ये निरंतर आंकड़ों के, जहां निरंतर आंकड़े की जरूरत पड़ती रहती है, वहां ये विधि बड़ी उपयुक्त है। दूसरा कहा, जहां पर व्यापक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में एक व्यक्ति घूम फिर के अकेला जाके नहीं लेके आ सकता,
जैसे कि रेडियो टीवी के लिए जो हमें आंकड़े दिखाए जाते हैं वे नहीं इकट्ठे किए जा सकते, उसके लिए इस विधि को अपनाना पड़ता है। ये मैंने पहले बताया आपको, ये पत्र पत्रिकाओं के लिए रेडियो टीवी आदि के जो आंकड़े हम देखते हैं, कलेक्शन डाटाज देखते हैं, वे सारे के सारे इसी विधि से तैयार किए जाते हैं और हर रोज अपनी अपनी रिपोर्ट भेजते रहते हैं। जैसे कोरोना काल के समय में उड़ीसा से उड़ीसा का जो एजेंट है वो दे देता है, राजस्थान से राजस्थान वाला, यूपी से यूपी वाला, और तमिलनाडु से तमिलनाडु का, हरियाणा से हरियाणा वाला, पंजाब से पंजाब वाला। इस प्रकार हर क्षेत्र के जो स्थानीय संवाददाता वहाँ के जो एरिया के लोकल एरिया के बनाए हुए हैं वे लोग हमें भेज देते हैं। तो ये बड़ी आसान सी विधि है। दूसरी जो यहाँ विधि है डाक विधि, इस डाक विधि में क्या होता है, डाक विधि कहाँ उपयुक्त होती है, काफी लंबे क्षेत्र के लिए और जिसको कभी कभार जरूरत होती है होगी। काफी लंबा क्षेत्र है जिसमें हर रोज जाना मुश्किल है और जहां पर शिक्षित लोग, सिर्फ पढ़े लिखे लोग हैं जो बात को समझते हैं, बात का जवाब दे सकते हैं, उनके लिए ये विधि अपनाई जाती है। अब जो हमारी स्थानीय संवाददाताओं की सूचना प्राप्ति विधि है, इसके गुण क्या है, मैं इन दोनों वीडियो में आपको इसलिए इकट्ठा अध्ययन करा रहा हूं ताकि आप दोनों में डिफरेंस जान सकें। तो ये जो इसके गुण कहाँ, इसके गुण क्या, इसकी मितव्ययता है, खर्चा कम आता है। क्यों खर्चा कम आता है, एक बार जो हमने वहां स्थानीय एजेंट बना दिया तो वही सूचना देता रहेगा, हमें बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, और आना जाना नहीं पड़ेगा तो हमारा बार बार खर्चा, यात्रा भत्ता या टीवी वगैरह खर्चा नहीं लगेगा। और निरंतरता, इसमें एक ये गुण है कि निरंतर हमें सूचनाएं प्राप्त होते रहते हैं, निरंतर वहां की सूचनाएं मिलती रहती है जो भी उसकी सूचनाएं होती हैं। विस्तृत क्षेत्र के लिए बड़ी कामयाब है, विशेष परिस्थितियों में कामयाब है। विशेष परिस्थितियां कौन सी होती है, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, अभी पीछे तूफान आया आपका कुछ ही दिन पहले टोयटे, तो उसके अंदर एक आदमी का जाना और आंकड़े इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने मुंबई से, उड़ीसा से, हर समुद्र तटीय इलाकों से आंकड़े इकट्ठे करने के लिए नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ के जो लोकल एजेंट हैं, जो वहाँ के एजेंट बनाए हुए हैं, वे लोग सूचनाएं इनके जरिए हमें मिल जाती है। अब गुण इसके साथ हम पहले गुण इसके कर लेते हैं। इसके गुण क्या है, ये मौलिक सूचना होती है। मौलिक सूचना क्यों होती है मौलिक सूचना, क्योंकि डाक विधि के द्वारा हम प्रश्नों को भेजते हैं और खुद जो सूचना देता है उसी के माध्यम से हमारे पास सूचना आती है, और ये विस्तृत क्षेत्र के लिए कामयाब है। जहां लंबा चौड़ा क्षेत्र है और जहां पर व्यक्ति नहीं जा सकता, एजेंट नहीं जा सकता, या फिर वो पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, जहां पर पहुंच करके सूचनाएं लाना, या वहां के स्थानीय लोग हैं वे नहीं लेके आ सकते, तो वहां पर ये डाक विधि अपनाई जाती है। दूसरा अवगुण, इसके अवगुण क्या है, स्थानीय संवाददाताओं, इसमें मौलिकता की कमी होती है। क्यों होती है मौलिकता की कमी, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग एजेंट लगाए हुए हैं, अलग अलग तरह के आदमी हैं, अलग अलग भाषा के हैं, उनका तरीका भी अपना अलग अलग है। यदि उनका तरीका अलग अलग तो अलग अलग तरीके से अपने अपने आंकड़े तैयार करेंगे, इसलिए इनमें मौलिकता की कमी आ जाती है। इसके साथ साथ पक्षपात की भावना की भी कमी आ जाती है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से आंकड़े देगा, और यदि पक्षपात की बात आएगी तो उनमें शुद्धता की भी कमी आ जाएगी। जब वे आंकड़े सही ढंग से नहीं देंगे, वे अपने एरिए को प्राथमिकता दें या उसमें कमी को उसको छुपाना चाहें, तो वे आंकड़े शुद्ध नहीं होंगे। एक रूपता की कमी, एक रूपता की कमी भी होती है इसमें। क्यों, भारत बड़ा लंबा चौड़ा देश है, या किसी भी देश की बात करें हम, तो उसके विभिन्न क्षेत्रों से आंकड़े आएंगे तो उन आंकड़े एक जैसे नहीं होंगे, कोई किसी ढंग से करेगा, अपना अपना तरीका अपनाएगा, इसमें एक रूपता की कमी है। जो डाक, जो हमारी प्रश्नावली विधि है, इसमें डाक विधि है, इस विधि के क्या गुण है, एक तो उदासीनता, क्योंकि जो हम प्रश्नावली डाक विधि के द्वारा भेजते हैं लोगों के पास, उसके प्रति उदासीन होते हैं, क्योंकि वो रुचि नहीं लेते काम करने में। उनको क्या जरूरत है, चाहे आप उनको गोपनीयता की कितनी भी तसल्ली दिलवाए हैं, लेकिन फिर भी वे आपको प्रश्न देने में बड़े वो करते हैं। ये कई बार तो वो डाक विधि से जो आपके प्रश्नावली है उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल देते हैं और आपको जवाब नहीं मिल पाता है। अगला रोजशीलता की कमी, रोजशीलता की कमी या रोजशीलता का भाव। रोजशीलता की कमी है क्योंकि हमने जो प्रश्न लिख दिए वो लिख दिए, हम उससे घटा बढ़ा करने की कोशिश से हमसे जब हमने प्रश्नावली तैयार की है उस प्रश्नावली के हिसाब से ही इसमें प्रश्न आएंगे। दूसरा सीमित उपयोग, इसका उपयोग सीमित मात्रा में किया जा सकता है, काफी मात्रा में नहीं किया जाता। निरंतरता के लिए उपयोग हम डाक विधि का नहीं कर सकते। हर रोज डाक से खर्चा भी लगता है, बार बार सूचनाएं हर रोज डाक विधि से
समय ज्यादा लगता है, समय की दिक्कत आती है। इसके अलावा पक्षपात की भावना, जब हम प्रश्नावली उसके पास भेज देते हैं तो वो उस प्रश्नों को छुपा भी सकता है, गलत उत्तर भी दे सकता है, पक्षपात भी कर सकता है। और यदि पक्षपात करेगा तो जो हमारे आंकड़े होंगे उनमें शुद्धता की बड़ी कमी मिलेगी। दूसरा, ये अनपढ़ लोगों के लिए उचित नहीं है। जैसे ऊपर बताया था कि यदि डाक विधियों प्रश्नावली देकर भेजते हैं और उसमें प्रश्नों को उत्तर लिखने होते हैं, यदि उस एरिया के आदमी अनपढ़ है और हमने भेज दिया है तो हमारे इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो ये हमारे 2 प्रश्न थी। इसके साथ हमारी हमने बताया था कि डाक विधि प्रश्नावली अनुसूची विधियों के माध्यम से सूचना हम 2 तरीके से प्राप्त करते हैं। नंबर 1 डाक विधि से, जो कि मैंने अभी आपको इसके साथ साथ करवाई। दूसरी है गणक विधि। गणक विधि में वो कोई सी आदमी को एजेंट बना करके उस एरिया में भेजते हैं और उसको प्रश्नावली देकर भेजते हैं और उनसे प्रश्न पूछ कर लिखते हैं। ये इसकी कल की वीडियो में हम इसकी विस्तृत जानकारी करेंगे कि एक अच्छी प्रश्नावली में क्या क्या गुण होने चाहिए, गणक कैसा होना चाहिए, कहाँ उपयुक्त है, क्या गुण है, क्या गुण है। उसकी डिटेल जानकारी देखने के लिए आप कल की वीडियो देखिएगा, उसका इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद। ओके बाय।